Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the mathematics lecture series of class 9th. Starting from the chapter number 1, matrices. First of all, matrices is a plural word and the singular is matrix. Matrix is singular and matrices is a plural. So 1860 में एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम आर्थर कायले था. उसने मैट्रिक्स का लफ्ज़ यूज़ किया. मैट्रिक्स या जो मैट्रिसेस के जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में, ये वास्टली यूज़ हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में, इकनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, नेचुरल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, फ़िज़िक्स में, बहुत सारे सोशल साइंसेस में ये मैट्रिक्स इस्तेमाल हो गया. इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी जगह में मिलती है. इसकी अपनी एक अरेंजमेंट है. उस अरेंजमेंट की वजह से आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़े टाइम और थोड़े वक्त में मिलता है. अच्छा, मैट्रिसेस असल में है क्या चीज़? व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? इट इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? An arrangement of real numbers or alphabet or any entity into rows and columns. These are important now. I will explain rows and columns. Enclosed in square brackets. इसकी एग्जाम्पल क्या है? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाते हैं, ये वाले. These are called square brackets. इसके अंदर अगर आप रोज और कॉलम्स में चीज़ें लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं? इसको एक मैट्रिक्स कहा जाता है. ये एक और मैट्रिक्स हो गया. फॉर एग्जाम्पल, each entity which is written inside these square brackets is called element or entry of the matrix. ये 1 2 3 4 जो है ये इसकी एंट्रीज है या इसके एलिमेंट्स है. इन द सेम वे ए बी सी डी ये इसके एलिमेंट्स हैं. ए एक एलिमेंट है, बी दूसरी है, सी तीसरा है, डी चौथा है. ये एलिमेंट्स है. या ये पहली एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है, ये तीसरी है, ये चौथी है. इन द सेम यहाँ पर ये एक एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी, ये चौथी एंट्री. आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरह अरेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लूज करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स है जो आगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे कि आप किस तरह इसको अरेंज कर सकते हैं. फ़िलहाल हम यहाँ पर पढ़ेंगे रोज़ और कॉलम्स के बारे में. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन फिक्स रोज़ और कॉलम्स फिक्स लाइंस में लगा ले तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. कोई भी एक मैट्रिक्स ले ले, इसके लिए हम रोज़ और कॉलम्स लिखेंगे. अब देखिए, लेट सपोज मैं लिखता हूँ ए ई आई ओ. दिस इज अ मैट्रिक्स. और इसको मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल वॉवेल से तो डब्ल्यू से मैं इसका नाम देता हूँ W इज इक्वल टू ए ई आई ओ. जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल, ये देखिए ये और ये, दीज आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? कॉलम्स. इसको कॉलम्स कहते हैं. जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल, देखिए ये ब्लू कलर वाले, हॉरिजॉन्टल, दीज आर कॉल्ड रोज. हॉरिजॉन्टली जो चीज़ लिखी है, जो लाइन लगाई गई है, दोस आर कॉल्ड रो. जो हॉरिजॉन्टल है इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, पैरेलल टू द अर्थ. इसको वर्टिकल कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द अर्थ. ये क्या है? वर्टिकल है. और ये हॉरिजॉन्टल है. द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड rows and the vertical lines are called columns. याद रखिए,
اس کے اندر آپ جو بھی ایلیمنٹ لکھیں گے انگلش کی، اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں انگلش کی، تو اسمال لیٹر لکھیں گے، اسمال الفابیٹ میں لکھیں گے. اور اس کو جو آپ نام دیتے ہیں انگلش میں کوئی بھی نام دیتے ہیں AEIOUWXYZ، اس کو کیپٹل میں لکھیں گے. آپ جو کچھ لکھتے ہیں انگلش کی، اسپیشلی جس طرح یہ میں نے AEIO لکھے ہیں، یہ آپ نے اسمال لکھنے، اور جو آپ اس کو نام دیتے ہیں اٹ مسٹ بی ان کیپٹل. سو رو اور کالم کی سمجھ آ گئی. اب انہی رو اور کالم سے ہم اس کی ایک اور چیز ڈرائیو کرتے ہیں، ایک اور چیز فارمولیٹ کرتے ہیں، جس کو ہم آرڈر اور سائز کہتے ہیں. آرڈر آف دا میٹرکس اور سائز آف دا میٹرکس. آرڈر، سائز، ڈائمینشن آف اے میٹرکس، یہ تینوں اسے کہتے ہیں. آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں، سائز بھی کہہ سکتے ہیں، ڈائمینشن بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہے، فار ایگزامپل میں وہیں میٹرکس لکھتا ہوں AEIO. اس میں روز کتنے ہیں؟ روز ہمارے پاس 2 ہے. اور کالمز کتنے ہیں؟ کالمز بھی 2 ہے. تو دیکھیے آرڈر آف اے میٹرکس، آرڈر اور ڈائمینشن اور سائز، دس از اکول ٹو نمبر آف روز آف کالمز. اس میں نمبر آف روز کتنے ہیں؟ 2. اس کو ملٹیپلائی نہیں کہتے، اس کو بائی کہتے ہیں. بائی کیا کہتے ہیں اس کو؟ بائی. ان کو صرف ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، روز اور کالمز کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا کہ نمبر آف روز ملٹیپلائی نمبر آف کالمز یا 2 ملٹیپلائی 2، نہیں، 2/2، 2/2. اور اس کو اس طرح لکھ سکتے 2/2 میٹرکس. لیٹ سپوز میں اس میں ایک کالم بڑھاتا ہوں، لکھتا ہوں GH. اب اس میں کالم کتنے ہو گئی؟ رو تو وہی ہے، یہ دیکھیں رو وہی کہ وہی 2 ہے، لیکن کالم کتنے ہو گئی؟ 3. تو اب یہ ہو گیا 2/3 میٹرکس. آپ کوئی بھی میٹرکس لے لیں. لیٹ سپوز میں لیتا ہوں A، دس از 1/1 میٹرکس بیکاز اس میں صرف ایک رو ہے اور ایک کالم ہے. میں لیتا ہوں AB، اس میں روز کتنے ہیں؟ 1 رو، 2 روز، اور کالم کتنے ہیں؟ 1. دس از 2/1 میٹرکس. میں ایک اور میٹرکس لکھتا ہوں AB، اس میں روز کتنے ہیں؟ رو 1 ہے لیکن کالمز 2 ہے. دس از 1/2 میٹرکس. تو رو 1 اور کالمز 2. اکثر اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہم نے رو لکھنی ہے یا کالم لکھنی ہے. اس کا میں سمپل دیسی ٹوٹکا بتاتا ہوں، دیسی ٹوٹکا. اب دیکھیں ABC جب آپ لکھتے ہیں ABC اس طرح آپ Z تک جاتے ہیں، تو اس میں R پہلے آتا ہے یا C پہلے آتا ہے؟ C پہلے آتا ہے، R بعد میں آتا ہے. تو جو الفابیٹیکل آرڈر ہے میٹرکس کا آرڈر جو ہے اس کا الٹا ہے، اس کا اپوزٹ ہے. آپ نے R پہلے لینا ہے، رو پہلے لینی ہے اور کالم بعد میں لینے ہیں. R/C کیا ہے؟ R/C. الفابیٹیکل آرڈر میں C پہلے آتا ہے، R بعد میں آتا ہے. C پہلے، R بعد میں. لیکن آرڈر آف میٹرکس میں آپ کے بعد R رو پہلے آتے ہیں اور کالم C بعد میں آتے ہیں. سو دس از رو بائی کالمز. سو آپ لوگ ایکسرسائز 1.1 دیکھ لیجئے گا اسی بنیاد پر. اچھا اس میں ایک چیز رہ گئی، روز کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں جنرلی M سے.
जनरल फॉर्म अब लिखते जनरली ऑर्डर इज रिटन एज, रोज को हम डिनोट करते हैं जनरल फॉर्म में एम से और कॉलम्स को स्मॉल एन से। तो एम बाई एन आर एम बाई एन, इससे हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिनोट करते हैं एम बाई एन। एम रेफर्स टू रोज एंड एन रेफर्स टू कॉलम्स। एम बाई एन रोज बाई कॉलम्स। आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए जिसमें रोज और कॉलम्स बेशक होंगे, तो आपने आर को पहले लेना है, रोज को पहले लेना है और कॉलम्स को बाद में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके ऑर्डर लिख ली, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज गिनने हैं। नंबर ऑफ रोज कितने, ऐसे ऐसे कतारें कितने हैं, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। कॉलम्स वर्टिकल ऐसे ऐसे कतारें कितने हैं, ऐसे ऐसे लाइंस कितने हैं। सो पहले नंबर ऑफ रोज को लिख ली, फिर दरमियान में एक क्रॉस डाल दी, मल्टीप्लिकेशन की साइन डाल दी और इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिख ली। ये जो एलिमेंट है इसके कॉलम नंबर कौन सा है, 1 और रो नंबर 1। ये एलिमेंट इसके रो नंबर कौन सी, 1 और कॉलम 2। इसकी रो नंबर क्या है, 1 और कॉलम 3। इसके रो नंबर 2 और कॉलम 1। इसकी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2। इसके रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3। आप जब हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो आपके पास पहला हिस्सा सेम होगा, दूसरा चेंज होता जाएगा करस्पॉन्डिंगली। और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपके पास पहला हिस्सा चेंज होगा, दूसरा सेम रहेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे में कॉलम सेम रहता है तो दूसरे हिस्से को हम कॉलम दूसरे हिस्से से हम कॉलम ज़ाहिर करते हैं। और ऐसे ऐसे में आप रोज़ के एलांग जाते हैं, रोज़ सेम होगा और पहला एलिमेंट से हम रो ज़ाहिर करते हैं, तो इसलिए आपके पास पहला एलिमेंट सेम होगा। जनरली हम लिखते हैं ए आई जे। ए आई जे का मतलब है कि ए रो एंड कॉलम। ये आई क्या शो करता है, ये रो शो करता है, नंबर ऑफ रो कौन से रो में है, और जे कॉलम शो करता है। जे क्या शो करता है, कॉलम। तो अगर आप से कोई इसमें पूछे कि इसमें रो 2 3 कौन सा है, 2 3 दिस इज एच एलिमेंट। 2 3 कौन सा है, एच वाला है। 1 2 कौन सा है, 1 2 ये वाला। आप जो भी मैट्रिक्स लिखते हैं उसके इस तरह ऑर्डर साथ साथ तरफ में ले क्या करें, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 इस तरह जाए, ऊपर से नीचे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 सॉरी 1 1 2 1 3 1 4 1 इस तरह। बिकॉज यहाँ पर रो चेंज होता है और ये पहला जो लफ्ज़ है इसको A11 और A12 A13 इस तरह ही बोलते हैं, A11 A12 A13 I21 22 23 इस तरह अलग अलग लफ्ज़ बोलना है, अलग अलग नंबर बोलना है। ऐसा नहीं है कि 11 12 13 21 22 23 नहीं, इस तरह नहीं बोलना है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस अब अगर गिवन है हमें तो वो कब इक्वल होंगे, अब ये पढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस आर मोर देन टू मैट्रिसेस। सबसे पहले इसके लिए दो कंडीशंस है। कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशंस। इट हैज 2 कंडीशन। नंबर 1, ऑर्डर of the given matrices must be same। दोनों ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। जो दो या दो से ज़्यादा जो आपको मैट्रिसेस गिवन है, दी गई है, उनका ऑर्डर ज़रूरी है
को सेम हो। दूसरी कंडीशन, वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। आपस में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, पहले रो में पहला एलिमेंट की जो वैल्यू है पहले मैट्रिक्स में, अगले मैट्रिक्स में पहले रो में पहले एलिमेंट की वैल्यू के बराबर होगी, ख्वाह कैसे भी लिखा हो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है, ए इज इक्वल टू 0, पहला एलिमेंट क्या है पहले रो की, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर है कि नहीं है, किसी तरह वैल्यू का हो लेकिन वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पोजीशन है उस पोजीशन पर दूसरे मैट्रिक्स में भी वही वैल्यू हो। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि सेम पोजीशन पर वैल्यूज सेम हो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4 - 1, 3 के बराबर है कि नहीं। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 0 + 1, 1 के बराबर है कि नहीं। और यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 2 + 3, 5 के बराबर है कि नहीं। इन दिस वे you must compare the order of the matrix first। जो मैट्रिक्स आप देखें उन्हें इनके ऑर्डर को कंपेयर कर लिया, ऑर्डर सेम है कि नहीं। अब देखिए ऑर्डर ऑलरेडी 2/2 ये भी है, 2/2 ये भी है, दोनों 2/2 मैट्रिक्स है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर मतलब A11 क्या है, A11 = 0, इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर A12 क्या है 3, A21 = 1 एंड A22 = 5। अब इसमें भी चेक करो, आया इसमें A11 की जगह 0 है कि नहीं, यस दिस इज 0। A12 की जगह क्या है 3, 4 - 1 3, वो भी ठीक है। A21 की पोजीशन पर क्या है 1 है, ठीक है 1, और A22 की जगह पर क्या है 5। So these A and B are equal matrices, A = B, तो A और B दोनों मैट्रिसेस जो है वो आपस में इक्वल है। अब इस पर मैं एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन उठाता हूँ जिसमें कुछ वेरिएबल्स है, उसकी वैल्यूज मालूम करनी है, वो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन आप। पेज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, दरमियान में इक्वल साइन है, ये पहले से अंडरस्टूड है कि ये दोनों इक्वल है, इसका ही मतलब है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, x z y b a, x z y b a c, ये इसमें वेरिएबल्स हैं। तो इक्वल तो है ना, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा पहले इस एलिमेंट को ले लें, इसकी जगह यहाँ पर क्या है 0 है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस थिंग। इक्वल के लिए क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए, सो आई कैन राइट x + 3 = 0, सो आई कैन राइट x = -3। x किस के बराबर है, अगर मैं यहाँ पर -3 पुट कर लूँ, -3 + 3 0 होगा कि नहीं, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। दूसरे के लिए z + 4, z + 4 = यहाँ पर क्या है, दिस इज 6, सो आई कैन राइट z = 6 - 4 इन विच z = 2। z किस के बराबर है 2 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख लूँ, 2 + 4 6 होगा, यहाँ पर भी 6 है, इजी है, सिंपल। अच्छा अब y के लिए अगर हम देखें, ये टर्म ले लें, 2i - 7 = 3y - 2, 3y को यहाँ पर शिफ्ट कर लो, 2y - 3y = -2 + 7, 7 को वहाँ पर शिफ्ट कर लो, -2 अपनी जगह पर रह जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू -y = 5 और y = -5। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर -5 पुट कर लो तो 2 5 -10 -7 -17 बन जाएगा। यहाँ पर 3 × -5
-15 -2 -17 यहाँ पर भी बन जाएगा, यहाँ पर भी -17 और यहाँ पर भी -17 बन जाएगा, हो गया, -5 के बराबर है। अब ए बी से रहेगा ही, ए के लिए क्या है, a -1 equal to -3, so a is equal to -3 plus 1, this comes out to be a is equal to -2, a is equal to -2। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ -2 -2 -1 is equal to -3, यहाँ पर भी -3 है। नेक्स्ट रह गया b के लिए, सो b -3 इज इक्वल टू 2b + 4, b -3 इज इक्वल टू 2b + 4, 2b को यहाँ पर शिफ्ट कर लो और 3 को यहाँ पर शिफ्ट कर लो, सो b - 2b इज इक्वल टू 4 + 3, -b इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू -7। अब देखें यहाँ पर माइनस इनपुट कर लो, -7 -3 10, यहाँ पर माइनस इनपुट कर लो, 2 × -7 -14 + 4 -10 रह गया। अब c के लिए यहाँ पर क्या है, 2c + 2 इज इक्वल टू 0, 2c + 2 इज इक्वल टू 0, आई कैन राइट 2c इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1। c की जगह अगर मैं -1 पुट कर लूँ तो 2 × -1 -2 + 2 0, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इस तरीके से आप देखिए ये x की y वैल्यू, ये z की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की वैल्यू हमने डेराइव कर ली ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें आपने घबराना नहीं है, सिंपल जिस पोजीशन पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको उठाए और इक्वल दरमियान में इक्वल पुट कर ले और दूसरा एलिमेंट उठाए, दूसरी मैट्रिक्स से वो एलिमेंट उठाए। इस तरह करके आप तमाम की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, क्वेश्चन 6 कि ये मुश्किल लग रहा था आपको, मैंने प्रैक्टिस करवाया, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह ये सॉल्व करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने है। बाकी आप खुद देख ली, जहाँ पर समझ ना आ जाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की छोटे छोटे मैं क्वेश्चन की छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा, फिर उसको अपलोड करूँगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।